हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 7th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारक। जो धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या जान समझते हैं? आपसे पूछ रखा है कि जो अपक्षय होता है कितने प्रकार का होता है। अपक्षय जो जैविक अपक्षय होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका भौतिक अपक्षय होता है, एक रासायनिक होता है और तीसरा होता है आपका जैविक। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे जैविक अपक्षय क्या होता है, तो जैविक अपक्षय के बारे में आज जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जैविक अपक्षय। इसमें लिखेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खदानें जो होती हैं खाने या खदानें खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिरता है तो वह वृक्ष बन जाता है। तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। पहली बात तो आपको समझ लेना कि अपक्षय होता क्या है, यानी कि किसी चीज़ का टूटना, यानी कि किसी चीज़ का बिखराव हो जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। यानी यहाँ पे जो चट्टानों का अपक्षय हो रहा है, चट्टानें टूट रही हैं, चट्टानें बिखर रही हैं, उसके बारे में वो किस प्रकार से होती है। तो 3 रूप से होती है। तो एक तो भौतिक कारण हो सकता है, दूसरा आपका है रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हो सकता है, तीसरा आपका हो सकता है कि आपका जैविक क्रियाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो जैविक क्रियाएँ कौन कौन सी हो सकती हैं। जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आप देखते हैं चट्टानें कमज़ोर कैसे पड़ जाती हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, विभिन्न प्रक्रियाएँ के कारण उनकी जो चट्टानें होती हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि मानव द्वारा क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ सड़कें खोदते हैं, बिल खदानें खोदते हैं कुछ कोयला निकालने के लिए। तब वहाँ पे जगह खाली हो जाता है तो चट्टानें खिसक सकती हैं, टूट जाती हैं। इस प्रकार से चट्टानें कमज़ोर होती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जब कोई जो पक्षियाँ होती हैं अपने साथ जब वो कोई जैसे कि बरगद होता है, पीपल होता है, इनके वृक्ष को जब वो वृक्ष के फलों को जो खाती हैं तो ये खा करके जब अपना मल करती हैं तो जाकर के कभी कभी क्या करती हैं, ऐसी दरारों में बैठती है जहाँ पे ये मल कर देती हैं, पछता नहीं उनके पेट में, और सीधे सीधे बीज होता है वहाँ पे गिर जाता है। तो ये कभी कभी जो दरारें होती है चट्टानों की दरारें होती है उसमें गिरती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये एक तरीके से धीरे धीरे वृक्ष बनने लगती है। तो आप जानते हैं इसकी वृक्ष जो जड़ें होती है बहुत ही मजबूत होती हैं और ये चट्टानों को फाड़ करके बाहर आ जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और ये सब जो कारण होते हैं किसके कारण होती हैं? जैविक अपक्षय के कारण होती हैं। अगला है प्रश्न नंबर ख, जलप्रपात कैसे बनते हैं? जो जलप्रपात होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। लिखेंगे, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। जो नदी का जल होता है ना, ऊंचाई से जब खड़े ढाल पे गिरता है तो अधिक वेग, उसमें जो वेग होता है अधिक होता है। और अधिक वेग के कारण क्या होता है कि जो अधिक वेग के कारण जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बालुका स्तूप क्या है? बालुका स्तूप क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बालुका स्तूप कहते हैं। तो आप लोग जान जाएंगे आज क्या होता है बालुका स्तूप, यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं जब इसमें पवन के मार्ग, जब पवन हवा चलती है तो उसके अगर मार्ग में कोई बाधा आ जाती है तो पवन का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि पवन के साथ उड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण कर देते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बालुका स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, नदी के सागर में मिलने से पहले उनके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण दो नदियों से बनकर होता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। जब इनका निर्माण जब जा कर के
बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और ये क्या होती हैं, डेल्टा आकृति बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब ये नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाती हैं तब क्या होता है, इनका जो बहाव होता है कम हो जाता है, और बहाव के कम होने के फलस्वरूप निक्षेपण होने की क्रिया होती है, और निक्षेपण जा करके किसका रूप ले लेता है, डेल्टा का रूप लेता है। इसी को कहते हैं डेल्टा का निर्माण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय और अपरदन। अपक्षय क्या होता है और अपरदन क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे अपक्षय, पहला हेडिंग डालेंगे अपक्षय। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर टूटने, छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी कि जो ऋतु या मौसम के प्रभाव से, यानी कि कभी ठंडी, गर्मी या बरसात या शीत की वजह से जो चट्टानें होते हैं स्वयं अपने आप क्या होती हैं, धीरे धीरे अपने स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं, क्रैक आने लगता है। तो ये चट्टानों के टूटने फूटने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। सेकंड है अपरदन। अपरदन की अगर बात करते हैं तो अपरदन में लिखेंगे अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टान का बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ यानी कि हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। यानी जो पहले से टूटा हुआ अपक्षय वाला जो वहाँ पे पत्थर था छोटे छोटे टुकड़ों में, ये किसी न किसी माध्यम से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, तो ये क्रिया क्या कहलाई, हमारी अपरदन कहलाई। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। तो आइए जानते हैं बी आकार की घाटी के बारे में। तो बी आकार की घाटी क्या होती है फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे बी आकार की घाटी। इसमें हम लोग लिखेंगे नदी पर्वतीय क्षेत्र में, जो नदी होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा कर देती है। जो नदी होती है पर्वत तली क्षेत्र में, उसको काट कर क्या करती हैं, गहरा कर देती है। इससे हम बी आकार की घाटी का, इससे क्या होता है कि बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और अगर यू आकार की घाटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी बी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है, जिसका ढाल जो होता है खड़ा तथा सपाट एवं चौड़ा होता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो बी आकार की घाटी थी बनी थी, उसमें क्या हुआ कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा आया, वो ढाल से खिसकता हुआ, उसे हिमानी कहते हैं। ये हिमानी क्या हुआ कि जो पहले से बी आकार की घाटी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दी, यू आकार की घाटी में चेंज कर दी, और जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है, यू आकार की बात करें तो। प्रश्न नंबर गा है, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। भौतिक और रासायनिक अपक्षय क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक अपक्षय। इसमें लिखेंगे चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं। तो हम जानते हैं जो हमारे जो धातुएं होती हैं यानी ठोस जो होता है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। गर्मी जब पाती है तो उसमें फैलाव होता है। आपने देखा होगा, दो ट्रेन के पटरियों को जोड़ते समय क्या किया जाता है कि उन पर थोड़ी सी गैप दी जाती है। जो ट्रेन की पटरियों को जोड़ते हैं तो उसमें गैप दी, क्योंकि उनको पता है ये धातुएं प्रसार करती हैं, ये गर्म होने पे फैलती हैं, और गर्मी के मौसम जब आता है तो क्या होती हैं, ये जो खालिस्तान आता है खालिस्तानों को भर लेती है। लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो क्या करेंगी, ये अपने स्थान को फिर से अपने स्थान पे धीरे धीरे फैल करके सिकुड़ के चली जाएंगी। यानी इसमें प्रसार होता है और सिकुड़न होता है। इसी प्रकार जो ठोस भी होते हैं, ठोस में भी ये क्रिया देखने को मिलती है। जब गर्मी का मौसम होता है, जो आपके पर्वत होते हैं, जो पठार होते हैं, सॉरी चट्टानें होती हैं, चट्टानों में क्या होता है कि गर्मी जब होती है तो फैल जाती हैं, और जब रात में तापमान कम होने लगता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों की इस प्रकार टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं। सेकेंड है आपका रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। चट्टानों की अनेक प्रकार के खनिजों को सम्मिश्रण पाया जाता है। जो चट्टानें होती हैं अनेक प्रकार के खनिज का सम्मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। जब पानी के संपर्क में ये चट्टानें, जो पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों में जो चट्टानों के बंधन होते हैं ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जो चट्टानें हमारे उसमें कई प्रकार के सम्मिश्रण होते हैं, कई खनिजों का सम्मिश्रण होता है। जब इन चट्टानों पे बरसात या पानी पहुंचता है तो क्या करती हैं, ये एक दूसरे से क्रिया करने लगती है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, इनके जो बंधन होते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इस प्रकार से इनका अपक्षय हो जाता है। ये टूट करके अपने अलग हो जाती हैं। इसको हम बोलेंगे रासायनिक अपक्षय। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। जैसे कि पहला है नदी। नदी क्या बनाती है फ्रेंड, तो नदी डेल्टा बनाती है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा किसके निर्माण से होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ है
एक ब्रह्मपुत्र नदी के और एक गंगा नदी के मिलने से जो वहाँ पे जब ये बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदियाँ हमारी क्या बनाती हैं, नदियाँ हमारी डेल्टा बनाती हैं। हिमानी कैसी है, तो यू आकार की घाटी बनाती है। और समुद्र की लहरें होती हैं ये भृंगु घाटी बनाती हैं। भूमिगत जल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, भूमिगत जल को हम बोलते हैं हेलेक्टाइट। क्या बोलते हैं, हेलेक्टाइट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये नया चीज़ है आपके लिए। हेलेक्टाइट किसको बोला जाता है, तो जो भूमिगत जल होता है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, हेलेक्टाइट कहते हैं। पवन क्या है, छत्रक शिला होता है। जो पवन होते हैं वो छत्रक शिला कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं विकल्प के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। यानी एक प्रश्न के यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ही सही है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का में कह रहा है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है। जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी होती है, पहला है बालुका स्तूप, दूसरा है स्टेलेमाइट, तीसरा है डेल्टा, दूसरा है विसर्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पवन द्वारा किसका निर्माण होता है, बालुका स्तूप का निर्माण होता है। ये कहाँ पे निर्माण होता है, ये इसका निर्माण होता है डेजर्ट एरिया में, यानी कि मरुस्थलीय एरिया में। जब क्या होती है पवन के बीच में कोई रुकावट आ जाती है तो क्या होती है, वहाँ पे पवनें धीमी पड़ जाती हैं और जो पवनें अपने साथ धूल कर उड़ा के ले जाती हैं, बालू को उड़ा के ले जाती हैं, वहीं पे छोड़ देती हैं। इस प्रकार बालुका स्तूप का निर्माण वहाँ पे हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, चट्टानों की अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लगती हैं या भौतिक कारण की वजह से या रासायनिक कारणों की वजह से या आपके जीवाश्म कारणों की वजह से, तो जैविक कारणों की वजह से, तो ये हमारा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है विघटन कहलाएंगे, दूसरा अपरदन कहलाती हैं, तीसरा अपक्षय है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका स्वयं का आंसर हो जाएगा अपक्षय। ये क्या कहलाती हैं, जब स्वयं टूटने लगती है को कहते हैं अपक्षय कहते हैं। और जब ये जो अपक्षय हुआ होता है इसको हवा के द्वारा उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, हवा द्वारा, नदियों द्वारा या किसी के माध्यम द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, तो ये हमारा अपरदन कहलाता है। तो आप समझ गए अपरदन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, ठीक है। अगला है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी होती है, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। ये हमारा होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति। और ये आकार की घाटी कौन बनाती है, तो हिमानी जो होती है यू आकार की घाटी बनाती है। नीचे वाला जो भाग होता है समतल रहता है। भूस्तंभ ये आपके क्या नाम है पृथ्वी बनती है। और यू आकार की बी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो ऊपर वाले जो जल होते हैं वो पर्वतों से डायरेक्ट गिरते हैं, तो ये अपने पास में क्या बी आकार की घाटी बना लेती हैं। अगला प्रश्न है घा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। जो पृथ्वी के अंदर कौन सी आंतरिक शक्ति के कारण क्या होता है, अपक्षय होगा नहीं, अपरदन तो होगा नहीं। अपरदन क्योंकि हवाओं के द्वारा उड़ता है ऊपर, ये सब चीज़ें चलती है, अपक्षय भी ऊपर होता है। अनाच्छादन हो सकता है, भूकंप। तो आप लेकिन आपको अच्छा आंसर मिल गया, कौन सा है, भूकंप। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, ये किसकी वजह से होती हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। और भूकंप में हमने ध्यान रखा एक होता है अधिकेंद्र होता है, एक है उद्गम स्थल। यानी जहाँ पे पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूकंप सबसे पहले कंपन करता है उसको हम बोलते हैं उद्गम स्थल, उसको क्या बोलेंगे, उद्गम स्थल बोलते हैं। और अधिकेंद्र कहाँ बोलेंगे, जो उसी स्थान पर पृथ्वी के ऊपर वाला जो बिंदु रहता है, पृथ्वी के सतह वाला जो बिंदु होता है उससे बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकेंद्र और उद्गम स्थल में आपको यहाँ पे डिफरेंस जो बताया गया आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।